नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल जीके पर। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो यह वीडियो पॉलिटी की काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मौलिक अधिकारों से प्रश्न बनते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 मौलिक अधिकारों को कवर करेंगे। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। आज की इस वीडियो में 3 मौलिक अधिकार कवर करेंगे, बाकी के 3 मौलिक अधिकार नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैंने आप काफ़ी डिटेल में समझाया है, और ना कि समझाया बल्कि याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि इसे कैसे याद करना है। तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो सरकार हमसे छीन नहीं सकती। ना ही सरकार और ना ही कोई अन्य व्यक्ति मौलिक अधिकार हमसे छीन सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए इन्हें स्थगित किया जा सकता है। जैसे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, पर इन्हें पूर्ण रूप से बाद में छीना नहीं जा सकता। पर कानूनी अधिकार सरकार छीन सकती है, पर मौलिक अधिकार सरकार छीन नहीं सकती। यह हमें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक हैं मौलिक अधिकार। तो इसे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। कई बार पूछा गया है कि संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से ली गई अवधारणा है, और वहाँ के राजा ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब भी बात आती है अधिकार की, उसे उस देश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत में अधिकारों की बात किस में है? भाग 3 में। इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, जब मूल संविधान बना था तब भारतीय संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं। बाद में एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कुल कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। संपत्ति का अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, और नीचे लिखा होता है संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसे कब समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया। मैंने आपको बताया ना कि मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता, पर कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है, और बाद में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। और यह मैं आपको बताऊंगा कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार क्यों किया गया। पर अभी के लिए आप याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब हम 6 मौलिक अधिकार देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन 23 एवं 24 में है। उससे नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक है। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 एवं 30 में है। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। यह टोटल 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब हम इसे ट्रिक से देखते हैं कि इसे याद कैसे रखेंगे, इसको क्रम से कैसे याद रखेंगे। ट्रिक है समझ शोध संस्कृति के उपचार है। समझ शोध संस्कृति के उपचार है आपकी ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका समझ है इसमें से आपको सम लेना है, यानी सम से क्या हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। इसके बाद आपको जो सा और ता है समस्त का, उसको लेना है। इससे आपका क्या हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार।
हमने 2 देखे, समझ से बन जाएगा आपका समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आपको लेना है शोध का सो लेना है और धा लेना है आपको, ठीक है। सो से हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार और धा से हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आपको क्या करना है, जो संस्कृति है उसको लेना है। इससे आपका हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आपको यहाँ पर के है जो साइलेंट है। इसके बाद उपचार है, यहाँ से हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। ये आपकी ट्रिक है, समझ सोच संस्कृति के उपचार है, इसे आपको याद रखना है। इससे आप मिलान कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए यहाँ से आप कोई भी गलती नहीं होगी। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पहला समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। पहले इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14, जिसमें है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कि कानून, कानून के सामने सब बराबर हैं। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान हैं तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ही लागू करेगा। मतलब कि कानून के सामने सब बराबर हैं, यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। जैसा कि यह आप इमेज देख रहे हैं, अपने फिल्मों में अदालतों में देखा होगा इस स्टैचू को, जिसकी आंख पर पट्टी बंधी है। तो इसमें क्या दर्शाया जाता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को एक प्रकार का न्याय मिलेगा। यही अनुच्छेद 14 में कहा गया है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। यानी कि राज्य के द्वारा धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में समानता बताई गई है और अनुच्छेद 15 में कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी में समानता है। लोक नियोजन के विषय में संबंधित सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता होगी, अवसर की समानता होगी, पर इसमें अपवाद है आरक्षण। तो संविधान में लिखा गया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, वैसे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? समाज का वो तबका तथा या अभिन्न हिस्सा जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया हो, उसे कुछ छूट देकर आगे बढ़ाया जाए, यानी कि आरक्षण दिया जाए। यह डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आप यह नहीं कह सकते कि यह भेदभाव क्यों, सब हमें बराबर का अधिकार क्यों नहीं है। संविधान में यह साफ लिखा गया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अगर कोई तबका पीछे छूट गया है तो उसे छूट देकर आपके बराबर लाया जाए, यह आरक्षण दिया जा सकता है, संविधान में कहा गया है। याद रखिएगा, 14 में है समानता, 15 में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है और 16 में है लोक नियोजन के विषय में समानता। उसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 मतलब कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उससे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, यानी अपराध घोषित किया गया है, अनुच्छेद 17 में कहा गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियां जो कि आज़ादी से पहले थीं, उनको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि इनके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। मतलब उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता से कुछ पूर्व उपाधियां थीं, जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की उपाधियां थीं, उन सबको समाप्त कर दिया गया। अब आप नहीं देखते होंगे कि किसी के नाम के आगे महाराज लगा हो या सुल्तान लगा हो, पर आज़ादी से पहले यह लगता था। पर अब अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। उसके आगे है राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब कि किसी को भारत रत्न मिला है तो वह अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लिख सकता,
मतलब उपाधि के नाम के आगे इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसके कुछ अपवाद हैं, वह मैं आपको बताता हूँ कि इसमें उपाधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसका अपवाद है एजुकेशन और आर्मी रैंक, मतलब कि एजुकेशन और आर्मी रैंक में कुछ उपाधियां हैं जो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। जैसे कि कोई पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाता है तो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाता है, कोई डॉक्टर बनता है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। प्रोफेसर और डॉक्टर अब देखते हैं ना, अपने नाम के आगे लगाते हैं। उसी प्रकार कुछ आर्मी की भी रैंक होती है, जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, यह भी अपने नाम के आगे वह लगा सकते हैं। मतलब कि एजुकेशन और आर्मी रैंक की उपाधियों को लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे प्रोफेसर प्यारेलाल, डॉक्टर हाथी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। उसी प्रकार ब्रिगेडियर भानु प्रताप लगा सकते हैं। तो ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, यह भी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। मतलब कि एजुकेशन और आर्मी रैंक की उपाधियां लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा कोई भी उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है। अब हमने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक डिटेल में कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसे याद कैसे करना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसे याद कैसे करना है। हम क्रम में इसे कैसे याद रख करेंगे, क्योंकि इसका क्रम पूछ लिया जाता है। कई बार इसके मिलान चिन्ह में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, तो इसे हम एक मनगढ़ंत कहानी से याद करेंगे। जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ याद करनी हो तो आप एक कहानी बना लें अपने मन में। एक कहानी बना लेंगे तो आप काफ़ी देर तक याद रख सकते हैं। तो आगे देखिए, जैसा कि आपको पता होगा आज़ादी से पहले हमारे समाज में काफ़ी असमानता थी। तभी तो बाद में जब संविधान बना तो समानता का अधिकार दिया गया। तो समानता का अधिकार दिया गया, सबसे पहले काफ़ी असमानता थी, इसलिए आपको पता होगा कि समानता का अधिकार है, इसमें समानता की बात होगी। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। तो बराबर कैसे होंगे? अनुच्छेद 15 में कहा गया धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा, इस प्रकार आप बराबर होंगे। लोगों ने कहा चलो ठीक है, पर भेदभाव तो नहीं होगा, हमारे पास रोजगार भी तो नहीं है, हम सरकारी नौकरियों में भी तो नहीं हैं। तो लोगों को कहा गया कि आपको सरकारी नौकरियों में भी समानता होगी, आपको सरकारी नौकरी भी दे दी गई। पर अभी भी लोगों के मन में छुआछूत है। तो क्या गया कि अनुच्छेद 17 का अंत कर दिया गया, यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, इसी अपराध घोषित कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया। अब न रहेगा कोई राजा और न रहेगा कोई भिखारी, ना ही आपसे कोई छुआछूत का विरोध होगा। तो पहले आपको कानून के नज़रों में समानता दी गई, तो समानता तो दे दी गई। किस प्रकार? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करके विरोध भी कर दिया गया। लेकिन अभी भी नौकरियों में समानता नहीं, तो उसके बाद नौकरियां भी दे दी गईं। अभी भी लोगों के मन में छुआछूत है, तो उसको समाप्त कर दिया गया और उपाधि भी समाप्त कर दी गई। अब न रहेगा कोई राजा और न रहेगा कोई भिखारी, मतलब कि किसी के मन में छुआछूत को नहीं रहेगा। जिस प्रकार से कहानी बना गई, इस प्रकार से आप इसे क्रम से याद कर लें। समानता के अधिकार के बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, यह दूसरा अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई थी। जब वीडियो शुरू हुई थी उस समय मैंने आपको बताया था मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। उसी प्रकार जो अनुच्छेद 19 है उसमें भी जो स्वतंत्रता के अधिकार थे वह भी 7 थे, पर एक समाप्त कर दिया गया। अब स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में कितने हैं? 6। जिस प्रकार पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6 हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता के अधिकार 7 थे वह भी अब 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, वह मैं आपको बताऊंगा उसे क्यों समाप्त कर दिया गया था। मैं आपको इसे याद करने का क्रम भी बताऊंगा कि इसे कैसे याद करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अनुच्छेद 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि जो हम मीडिया देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, वह भी 19A के तहत ही आती है। तो 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। अब आप
देखते हैं होंगे कि एक चप्पल पहना हुआ व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे मंत्री को कुछ भी बोल सकता है, मतलब उसे बोलने की स्वतंत्रता है। तो यह हमें कहाँ से मिली है? अनुच्छेद 19A के तहत हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली है। अनुच्छेद 19B में क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D में क्या है? देश में कहीं पर आवागमन करने की स्वतंत्रता। और 19E में क्या है? किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19F में क्या है? संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त कर दिया गया। यह पहले हमारा मौलिक अधिकार था, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। 19G में क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसे मैं आपको अभी याद करने की तरीका बताऊंगा, उससे पहले आप देख लीजिए। 19A से लेकर 19G तक स्वतंत्रता की बात की गई है, और जो ऐप है उसे समाप्त कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो जब आप स्कूल में पढ़ते थे, उसमें आपको आता था ना, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब जो सही है आप उसे लगाइए, फॉल्स से मतलब जो गलत है उसे लगाइए। उसी प्रकार टी से ट्रू होता है और एफ से फॉल्स होता है, तो इसके आगे इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है। फॉल्स यानी कि इसे समाप्त कर दिया गया। एफ से होता है फॉल्स। यह जो आपको अभी छोटी सी बात लग रही हो, पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको यही बातें क्लिक करेंगी माइंड में, क्योंकि जब आपको ऑप्शन आएगा ABCDEFG, आपको वहाँ पर यही बात क्लिक करेगी कि एफ से होता है फॉल्स। फॉल्स यानी कि क्रॉस, संपत्ति का अधिकार, जो उसे क्रॉस कर दिया गया, यानी कि उसे समाप्त कर दिया गया। अब यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। तो अब हम देखते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार क्यों कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था जो मौलिक अधिकार होते हैं वह सरकार हमसे छीन नहीं सकती, पर कानूनी अधिकार सरकार हमसे छीन सकती है। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, मतलब कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे सरकार को कोई विकासात्मक कार्य करना होता था, मतलब कि सड़क बनाना होता था, पुल बनाना होता था, एक्सप्रेस वे बनाना होता था, तो वहाँ पर जो हमारी ज़मीन होती थी, तो सरकार क्या करती है? हमारी ज़मीन ले लेती है। जहाँ पर भी सड़क का निर्माण करना है उसके बदले में हमें मुआवजा दे देती है। पर जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तब सरकार हमसे वह ज़मीनें नहीं ले सकती थी, क्योंकि वे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं। उन्हें सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती। पर जब बाद में ऐसे कानून अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो सरकार वे हमसे छीन सकती है। उसके बदले में सरकार हमसे क्या करती है? हमें मुआवजा देती है। पर जब मौलिक अधिकार था तो वह हमसे छीन नहीं सकती थी। इसलिए संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कर दिया गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि जो क्रम है इसे क्रमवाइज कैसे याद करेंगे। मैंने आपको आगे कहानी की तरह बताया था, उसी प्रकार इसे भी आप कहानी की तरह सुनिए। तो इसमें क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या किया गया कि मान लो आपको कोई भी तकलीफ है, इसे एक कहानी की तरफ समझिए। आपको कोई भी तकलीफ है तो आप बोलेंगे, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, तो आपको सभा करने की स्वतंत्रता है। पहले आप बोलेंगे, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, तो आप फिर सभा करेंगे, सभा में अपनी बात रखेंगे। सभा में भी आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो आप एक संगठन यानी कि संघ बनाएंगे। संघ बनाकर अपनी बात को रखेंगे। अब आपकी बात मान लीजिए एक राज्य में जहां आप कर रहे हैं वहां पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपको दूसरे राज्यों में भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है। आप देख रहे हैं ना, संविधान को कितने क्रम वाइज से बनाया गया है। पहले तो आप बोलेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो फिर आप सभा करेंगे, आपकी सभा में भी बात नहीं सुनी जा रही है, तो एक संघ बनाएंगे। संघ बनाकर आपका एक राज्य में प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आप दूसरे राज्य में जाएंगे। जब आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर आपको निवास करना पड़ेगा, तो बसने की स्वतंत्रता है। आप वहाँ पर बस गए, बसने के लिए आपको कमाना भी पड़ेगा, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो देखें कैसे आप इसे क्रमवार कहानी की तरह याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बोलेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो आप सभा करेंगे। जब आपकी बात सभा में नहीं सुनी जा रही, तो आप एक संगठन बनाएंगे। संगठन बनाकर आप दूसरे राज्यों में
आवागमन करेंगे और आवागमन करने के बाद वहाँ पर निवास या बसने की स्वतंत्रता दी गई है। बचने के लिए आपको व्यापार भी करना पड़ेगा। इस प्रकार आप इसे क्रमवार याद रख सकते हैं। 19A से लेकर 19G तक मैंने आपको बीच में बताया था कि 19F यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आशा करता हूँ कि आपको अनुच्छेद 19 याद हो गया होगा। अनुच्छेद 19 के बाद क्या है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब आपको अपराधी घोषित कर दिया जाए तो उस समय आपके पास क्या क्या अधिकार होंगे, इसमें वर्णन है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, एक अपराध की एक ही सजा होगी। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और उस अपराध की सजा आपने भुगत ली, उसके बाद आपको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि एक अपराध की एक ही सजा होगी। दूसरा पॉइंट है, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा होगी। मान लीजिए आपने कोई जुर्म किया है या अपराध किया, उस पर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद क्या हुआ? मुकदमा चल ही रहा था कि कानून में संशोधन हो गया और जो सज़ा थी थोड़ी कठोर हो गई, पर आपको जो सज़ा सुनाई जाएगी तब आपने अपराध किया था उस समय जो कानून था उसी के तहत सुनाई जाएगी, ना कि जो संशोधन हुआ उस कानून के तहत। तो याद रखिएगा, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा होगी। तीसरा पॉइंट है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई अपराधी है, उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है। यह 3 पॉइंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि सुसाइड करता है, यदि वह सुसाइड कर ले तो बात ही अलग है, पर सुसाइड करते वक्त अगर वह बच जाए तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। आप अपनी ज़िंदगी खुद भी छीन नहीं सकते। यह अनुच्छेद 21 कहता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी को छीन नहीं सकते। तो अनुच्छेद 21 के बाद है अनुच्छेद 21A, यानी कि शिक्षा का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21A में है 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा करने का प्रावधान जोड़ा गया है। तो आपने सरकारी स्कूलों में देखा होगा ना कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो यह प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें 2 पॉइंट हैं, अपराध के बाद और अपराध के पहले। तो आपको अपराध के बाद गिरफ्तार किया जाता है और अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यह हम दोनों देखेंगे। अपराध के पहले देखते हैं। अपराध के बाद आपको गिरफ्तार किया जाए तो आपके पास कौन कौन से अधिकार या राइट्स हैं, इसे कहते हैं दंडात्मक निरोध। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और पुलिस आपके पास आई, तो उस समय आपके पास क्या क्या अधिकार है? तो सबसे पहले अधिकार है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। तो आप पुलिस से वारंट मांग सकते हैं, हम किस लिए गिरफ्तार किए जा रहा है इसका कारण पूछ सकते हैं। पर मान लीजिए आपने बहुत ही संगीन अपराध किया है तो पुलिस आपको वारंट नहीं दिखाएगी, पर आपने छोटा मोटा अपराध किया है तो आपको वारंट दिखाया जाएगा, हिरासत में लेने का कारण बताया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। मान लीजिए पुलिस ने आपको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, तो उसे क्या करना होगा कि 24 घंटे के अंदर आपको दंड अधिकारी या मजिस्ट्रेट या जज के समक्ष पेश करना होगा। यह आपका अधिकार है, उसको आपको 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए वह आपको जज के सामने ले गए, जज आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई बेगुनाही का सबूत है? अगर आप बेगुनाही का सबूत दे देते हैं तो जज आपको छोड़ देगा। नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या करना होगा? आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। मतलब आप एक वकील रख सकते हैं, वकील आपको बताएगा कि भाई आपको क्या क्या करना है, आपको वह सलाह देगा। तो आपके पास 3 अधिकार हैं। पहला, हिरासत में लेने का कारण पूछ सकते हैं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। और तीसरा, अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। तो यह होगा दंडात्मक निरोध, यानी कि अपराध करने के बाद आपके पास कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं।
तो दूसरा पॉइंट है अपराध के पहले, यानी कि पुलिस आपको अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार कर सकती है। इसे कहते हैं निवारक निरोध। तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस समय आपको कोई वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी धारा 370 हटी, वहां पर जो कुछ नेता थे तो सरकार ने क्या किया, धारा 370 हटाई। उससे पहले उन लोगों को नजरबंद कर दिया गया। तो किस कानून के तहत किया गया, इसी निवारक निरोध कानून के तहत, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। अपराध करने से पहले ही उन्हें नजरबंद करा दिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोई वारंट नहीं दिखाया गया, उस समय उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह भड़काऊ भाषण देते, वहाँ के लोगों को भड़काते। इसलिए सरकार ने क्या किया, निवारक निरोध कानून का इस्तेमाल किया और उन्हें अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इस कानून के तहत वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। याद रखिएगा, जज के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसे 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में है। इसमें कुल 2 ही अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। मतलब कि किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, मतलब उसका व्यापार नहीं किया जा सकता मनुष्य का, और ना ही उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 में। लेकिन याद रखें, देश हित में होने पर आपको यह कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बाल नियोजन पर प्रतिबंध है, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खदानों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें किसी भी कारखाने, खादान या जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, आप देखिए 14 और 24 आपको समझ में आ रहा है, 14 और 24 इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। लेकिन 23 में नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 है, पीछे क्या है, 4 है, 14 और 24। तो हम आगे के 3 नेक्स्ट मौलिक अधिकारों को अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।